How are you all of you? I hope you all are fine and healthy. Welcome to Infinite Minds. Here we are today. आज हम जो कर रहे हैं बहुत ही मतलब यूनिक सा कर रहे हैं, which is टेस्ट सीरीज नो और नो. आज हम इंग्लिश की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जहाँ पर जो हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो हम करेंगे प्रैक्टिस. तो एक ट्विस्ट है इसमें, वो मैम बताएंगे. तो ट्विस्ट ये है कि जो क्वेश्चंस मतलब कि जो चैप्टर मैंने करवाए हैं उनके आंसर नित्या मैम देंगी और जो नित्या मैम ने कराया उनके मैं दूंगी. बस ये ट्विस्ट है. तो फर्स्ट चैप्टर जो है, और हम ये बुक फर्स्ट फ्लाइट से कर रहे हैं. तो ये तो आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, मतलब 5 जो हमने फर्स्ट फ्लाइट में आपको जो चैप्टर्स करवाए हैं 1 to 5 चैप्टर्स हमने कम्प्लीटली कवर करवा दिए हैं. तो आज हम वो कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, विच इज अ वेरी इजी चैप्टर. तो हियर वी गो. आज हंसी नहीं आ रही है, आज सही है क्योंकि हम क्वेश्चन है ये सारे आंसर्स देने हैं. हाँ, इनके आंसर्स देने हैं. तो सारे मैं दूं? हाँ, जॉन से देखो नहीं आएंगे तो उसका मैं हिंट भी मांग सकती है तू. ओके. हाँ, मेरे को तो अपने चैप्टर ही नहीं बस आ गई है. तो 1 2 3 हाँ, मैं अपने आप को देख सकती हूँ. वहां पे हाँ ये नहीं मैं दिख रही. So can I start? 1 2 3 and start. So yes, these are the questions, important questions of chapter 1, Lencho, letter to God. So first question है, give correct sketch of Lencho. चलो दो आंसर अब आप भी दो और आप भी दो. It's very easy question I guess. Lencho is a farmer. और क्या बोलूं मैं? Farmer है वो, और he is a very hard working farmer. Yes, he is diligent farmer. हार्ड वर्किंग होता है वो भी हार्ड वर्किंग होता है. और क्या हो सकता है? he is a bit नहीं, थोड़ा सिंपल टाइप ऑफ फार्मर है जिसे भगवान पे ज्यादा ही विश्वास है. फेथ, ट्रू फेथ, बहुत फेथ. ब्लाइंड फेथ है इसको ट्रू फेथ नहीं है, इसको ब्लाइंड फेथ है, मतलब अंधविश्वास है इसको गॉड पर. लाइक फिर उसके बाद हम इसकी सारी समरी दे देंगे. एक्चुअली यही सीन है कि करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो का पूरे चैप्टर में ही करेक्ट स्केच आ रहे हैं. कभी वो खुश है, कभी वो दुखी है, कभी वो गालियां दे रहा है. मतलब हम बोल रहे हैं ना, बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा था वो एम्प्लॉयज को. तो इसी सिस्टम में सब कुछ चल रहा है. कभी वो भगवान को बोल रहा है एंड दैट्स ऑल. ये चीज चल रहा है. ठीक है, ये थोड़ी फनी स्टोरी है. यस, एंड ये 5 मार्क्स में कवर हो रहा है क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज कवरिंग इन 5 मार्क्स. सो या, अब क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. This is what we get to know after reading a letter to God, in which firm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post office employees. यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ABD लिखा गया. Employees are aptly depicted thought. Write a paragraph on the values in it in about 80 to 100 words. Give the paragraph a suitable title. So yes, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट मतलब कि लेंचो में मतलब कि पोस्ट मास्टर जिन्होंने लेंचो की मदद के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने एक टोटल 70 पैसे इकट्ठे किए थे. 70 पैसे इकट्ठे किए थे लेंचो के लिए. तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसका ब्लाइंड फेथ देख के जो पोस्ट ऑफिस के जो मास्टर थे और जो जितने भी एम्प्लॉइज थे वो इतने ज्यादा मूव थे उसकी ब्लाइंड फेथ से. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी हेल्प की, और जितनी हेल्प हो सकी उन्होंने उतनी हेल्प की. बट लेंचो जो कि उसको था कि गॉड ने पैसे भेजे हैं, और उसको लगा कि जो 30 पैसे हैं वो उन्होंने चुरा लिए होंगे, तो इसीलिए उसने उनको गालियां दे दी और बोला कि मेरे को 30 पैसे वापस भेजो. और फिर जब वापस एम्प्लॉय के पास जो लेटर पहुंची, पोस्ट मास्टर के पास जब लेटर पहुंची, उसकी सेकंड लेटर, तो ही वाज फेल्ट हार्ट ब्रोकन, क्योंकि उसने इतनी उसकी मदद की बट उसने कोई वैल्यू ही नहीं दी उसकी मदद की. तो ये दिस इज सूटेबल टाइटल. सूटेबल टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो जो इन्होंने कहा, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. तो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, यही टाइटल दे सकते हो, या आपको जो सूटेबल लगता है वो दे दो. मैंने तो काफी बता दिए. मैं दूंगी द आयरनी ऑफ अ फार्मर. या दिस इज अ वेरी गुड टाइटल आई गेस.
तो आपको इसको एलैबोरेट करके 80 to 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है एंड ज्यादा भी मत कर देना कि ओवर राइटिंग का वहां पे लिखा आ जाए वो भी मत कर देना. So third question, can you read this question? ओके मैंने करना है. तो क्वेश्चन कह रहा है Lencho called the post office employees a bunch of crooks. What does it show about his attitude towards men? Was he not a person of humility, appreciation and gratefulness? Elaborate. करो आंसर याद दो. yes. तो देखो आंसर तो आपको देखना पड़ेगा. चलिए दीजिए. तो Lencho Lencho called the post office employees a bunch of crooks because he was not aware of them helping him. तो वो इस बात पे उसे पता नहीं था कि वो लोग ने उन लोगों ने उसकी मदद की थी पैसे जोड़ने में. उसको इतना ज्यादा मतलब कि अंधविश्वास था ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास था उस पर, गॉड पर, कि उसने ये नहीं सोचा कि वो लोगों ने दिया होगा. उसको तो लगता था कि भगवान असल में एग्जिस्ट करते हैं और वो कहीं रहते हैं. उसने तो ये भी कर दिया था. क्या दिया था? लेटर दे दिया था. लेटर एड्रेस टू गॉड, जिससे कोई एड्रेस नहीं था, सिर्फ लिखा था टू गॉड. तो इसका एटीट्यूड कैसा था इस क्वेश्चन में पूछा है. तो उसका एटीट्यूड काइंड ऑफ लाइक, मतलब उसका एटीट्यूड अगर तो हम गॉड के साइड देखें तो लाइक ब्लाइंड फेथ था. बट अगर हम ह्यूमंस के साइड देखें तो हमें चैप्टर में पता लगता है कि उसका ह्यूमंस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट मेमोरीज एंड ऑल. तो ह्यूमंस के खिलाफ उसका एटीट्यूड थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ ऑड सा था. बट उसके गॉड के सामने तो उसका एटीट्यूड अच्छा था. बट ब्लाइंड फेथ था तो उनके सामने भी इतना अच्छा नहीं था. लाइक अंधविश्वास था, इतना भी नहीं होना चाहिए. ये टाइप का एटीट्यूड था उसका. बाकी हम इसके आंसर्स हैं अभी पीछे, हम वो भी डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल सी कि कैसा एटीट्यूड था उसका. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेंचो एंग्री, व्हाट डिड ही डू. लेंचो एंग्री क्यों था? कॉज उसके पास जो लेटर पहुंची थी उसमें सिर्फ 70 पैसे थे और 30 पैसे नहीं थे, इसलिए वो एंग्री हुआ. और व्हाट ही डू कि इसने बाद में जो है लेटर लिखी और कहा कि बंच ऑफ क्रुक्स हैं वो लोग, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, प्लीज मुझे मेरे बाकी के 30 पैसे जो है रिटर्न. ये था. वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड. ये आपका होमवर्क है. इट्स वेरी इजी. लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था ये आप सभी को पता है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं. दिस इज 3 मार्क्स एंड ये 2 आर 5 मार्क्स. तो अभी हम इसके आंसर्स पर पढ़ते हैं या एक काम करते हैं, आंसर्स हम एक काम करते हैं लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं. ठीक है, ये सही है. हाँ चलिए. तो here we go. What are questions? मैं पढ़ूं. Yes. What did Mandela think for the oppressor and the oppressed? दीजिए जवाब. क्या है? What is this? Actually मुझे तो oppressor और oppressed नहीं पता. हिंट दे दो, हिंट दो. ओके, ऑप्रेसर जो मतलब कि जिसने गलत काम किए दूसरों पे, और ऑप्रेस जिसके ऊपर हुए हैं काम गलत. अच्छा, वो क्या सोचता था इनके बारे में? वो सोचता था कि ये अच्छे लोग हैं, इन पैसे बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. फिर क्या आएगा आप बताइए. तो मैंडेला को लगता था कि जो ऑप्रेसर है वो भी एक टाइप के प्रिजनर हैं हेट्रेड के, नफरत के, और जो ऑप्रेस्ड हैं जिनके ऊपर ये सारे रूल्स वो कर रहे हैं, डाले जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं, तो वो इन चीजों के जो ऑप्रेस कर रहा है उसके अलग से वो है, क्या है, लागू लागू हो रहे हैं. लागू है. यही है इस क्वेश्चन में. ये 2 मार्क्स का, तो ज्यादा लंबा है नहीं, यही लिखना है इसमें. अगला क्वेश्चन पढ़िए आप. What are the ideals which Mandela set for the future of South Africa in the swearing-in ceremony? ये तो मेरे को हल्का बहुत तो आता है बट मेरे को भी समझ नहीं आ रहा. तो आइडल्स तो मतलब उसके यही थे कि लाइक ये इक्वालिटी रहे, इस टाइप का था, फ्रीडम रहे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो ना हो. तो इसमें यही आएगा. सही कहा है, यही आएगा इसमें. तो मैंडेला ने ये आइडिया सेट किए थे कि आगे जाके जिस साउथ अफ्रीका ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना है उसमें मतलब कि वो चाहता है कि उसके जितने भी लोग हैं वो सब मिलजुल कर रहें, यही चीज, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी रहे, यही है इसमें. ये भी 2 मार्क्स का है, इसमें कुछ खास है नहीं. बस जो 2 मार्क्स में होते हैं उसके 30-40 वर्ड्स के आंसर होते हैं, उसमें इतना एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं होती. Describe Mandela's life journey from the prisoner to the first black president of South Africa.
एक्चुअली सीरियसली बताऊं मुझे ये भी नहीं आता। मुझे इसका एक भी आंसर नहीं आता, सही बोलता हूँ। बताइए आप क्या था, मतलब जर्नी क्या थी इसकी? तो मैंडेला जब बचपन में, ये है ना, बचपन से यस, फ्रॉम लाइफ प्रिजनर टू, जर्नी ओके फ्रॉम प्रिजनर प्रिजनर्स टू, टू। तो जब वो प्रिजन में था, मतलब कि जब उसे जेल में डाल दिया गया था, तब वो मतलब कि काफी बंद जगह में रह रहा था, लेकिन उसको जो अपना गार्ड था, जो जेल का गार्ड था, उसमें हल्की सी ह्यूमैनिटी दिख गई थी। तो उससे उसको होप आ गई थी, उससे उसको उम्मीद आ गई थी कि शायद ह्यूमैनिटी। अभी भी ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो जब ये प्रेसिडेंट बना था तब, आई मीन प्रिजनर था, तब ये चीजें थी। और फिर जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना, तब उसने अपनी फर्स्ट सेरेमनी में, जो हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन में बात की, उसने ये सब कुछ आइडियल्स अपने बताए थे ये इस क्वेश्चन में। Okay. So describe the values of freedom from human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो वैल्यूज बतानी है फ्रीडम की ह्यूमन बींग्स के, तो ये तो उसको था कि मतलब फ्रीडम रहे, लाइक वहां पे बहुत पहले वो भी तो होते थे कि ब्लैक पे ज्यादा जुल्म करते थे वो हम्म। लोग, तो उसको था कि फ्रीडम मिले हम लोगों को भी, लाइक पहले टाइम पे बहुत होता था, लाइक इन अमेरिका, इन साउथ अफ्रीका, इसमें इन पे भी बहुत हुआ है, अगर हमारे इंडिया पे भी बहुत ज्यादा हुआ है तो इन पे भी हुआ है, लाइक हम्म। ब्लैक और व्हाइट में जो है वो डिफरेंशिएशन होती रहती है पहले टाइम। तो अब इसका आंसर आप दो, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं। वही बोल रहा है, वैल्यू ऑफ फ्रीडम पूछिए, बता दी कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम क्या है, हाँ। हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है, सबको इक्वालिटी चाहिए, उसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। ये इसमें भी 5 मार्क्स में ऐसे घुमा फिरा के लिख देना। तो बस इसमें एग्जांपल देनी है हमने कि कैसे साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी बने, और उन्होंने कैसे इस अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा दूसरों ठीक है। के। So what were the Mandela's opinion about the first and last decades of the 20th century? Why does he say on the day of the inauguration that he was overwhelmed with a sense of history? I don't know what is the answer of this question. So please tell me. तो मैंडेला का ओपिनियन क्या था इसमें, मैं ये पूछा फर्स्ट और लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th 20th सेंचुरी, century. मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पर यही है इस क्वेश्चन में। तो मैंडेला का जो फर्स्ट सेंचुरी थी, फर्स्ट First on. डिकेड्स थी, हाँ. तो उसके बारे में यही था कि क्या उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था सारा। तो शुरू शुरू में, वो तो चाइल्डहुड की बात है इसकी, नेल्सन मंडेला की, उसको कुछ पता नहीं था तब, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के क्या कहते हैं फिर, छाया में पड़ा था. हाँ छाया में पड़ा था। लेकिन लास्ट जब वो आगे आगे बढ़ता रहा, तब उसे आगे एहसास होता रहा कि कैसे जो फ्रीडम उसे दिख रही है वो बस एक इल्यूजन है, क्योंकि उसके जो बाकी दूसरे दोस्त थे, जैसे वाइट फ्रेंड्स थे उसके, उनको ज्यादा फ्रीडम मिलती थी, और जो उनके ब्लैक फ्रेंड्स और उनके ब्रदर सिस्टर थी नेल्सन मंडेला की, तो उनको जो उससे है उनका लैक ऑफ छूटता था। फ्रीडम होता था. Like this type. ये भी 5 मार्क्स की क्वेश्चन ही है। तो मतलब उन्होंने मैंने ये भी नोटिस किया, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में हमने बात इसी की है कि इक्वालिटी चाहिए थी उधर, हम्म, फ्रीडम चाहिए था, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, लाइक पूरे मतलब इसमें पूरे यही बात की गई है। यहाँ पे डुअल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए जो कि मेरे को वो आते थे, मुझे सिर्फ वही आते थे और वही नहीं हमें पूछे गए यार। Shit. चलो कोई बात नहीं। बता दीजिए कोई ना। नहीं कोई बात नहीं। हमें नहीं आते थे वो। तो यस, तो अब हमारा जो है ये वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं विच इज स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू टू स्टोरीज अबाउट फाइन। फ्लाइंग। और ये भी गुस्से मैम ने करवाया हुआ, बट ये वाला जो चैप्टर है ये मुझे आता है, अच्छी तरह से आता है मुझे ये वाला चैप्टर। वो तो तो अच्छा भी है तो वो भी फ्रीडम पे बेस्ड थी। हाँ, लाइक हाँ, उसमें ये बताया गया है कि अपने जो डर के ऊपर जो जीत पाइए आप, लाइक इस टाइप का है। डर के आगे जीत। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो लेट्स आगे मूव टू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर। So yes, important questions of his first flight. So first question है, read करो. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? इसका आंसर मुझे आता है, लाइक वो अफ्रेड कर गया था क्योंकि एक उनका सी भी था ना वहां पे, लाइक उसको था हम्म। कि जब अगर मैं उड़ने लगूंगा तो जो मेरे विंग्स हैं वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा नीचे, वो जो है मैं डूब जाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं कर पाया था। बट उसके जो बाकी भाई बहन थे वो पहली बारी में सीख गए थे अपनी फर्स्ट फ्लाइट,
तो उनको डर नहीं लग रहा था, सिर्फ यही अफ्रेड था अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए। और यस, ये भी चैलेंजिंग होता है बेबी के लिए, लाइक बाकी सबके तो वैसे अलग अलग नेचर और टाइप्स होते हैं, बट वैसे भी का ह्यूमन बेबी के लिए फर्स्ट टाइम वेरी चैलेंजिंग होता है कि उसके फर्स्ट स्टेप्स वो कैसे लेगा है कैसे नहीं। बट यस, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यस ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, और जो उसके बाकी भाई बहन थे वो नहीं थे अफ्रेड फ्लाई के। ये अच्छी बात, ये 5 मार्क्स में आएगा, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके लिख देना कि उसके मम्मा पापा ने भी उसको जो है बहुत पुश किया कि लाइक तू कर सकते है, उसको थ्रेटन भी किया, बट नहीं, वो नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा। हार के उसकी मम्मी को क्या करना पड़ा, आप तो भी जानते ही हैं। हाँ, कि उसको जो है वो फिश का फ्लैश उसको दिखाना पड़ा, और तभी उसको लालच। लालच दिया उसको, ग्रीडी। सही है। सेकंड है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंप्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ये मैंने वही चीज बोली तो वही आ गई यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन हमने लेक्चर में भी किया हुआ है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है ये? हाँ, ये वाला किया हुआ है हमने क्वेश्चन। अच्छा, मेरे ख्याल से 3 मार्क्स में किया है हमने, लेकिन यहाँ पे 5 मार्क्स में करने को कहा है, तो उसके हिसाब से लंबा सा बनाना है, पूरी स्टोरी बता दो चाहे, पर इसका जवाब जरूर होना चाहिए, क्या किसने इसने सजेस्ट किया। ठीक है, बताइए आंसर। अच्छा बताओ आंसर हाँ, इसका। लाइक उसकी मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे उसके मम्मा वो ऐसे वो दिखा रहे थे फूड, तो उसी की मैडेंड हिम, क्योंकि ये 24 आवर्स से उसने कुछ खाया नहीं था और एकदम पागल हुआ पड़ा था कि मुझे कुछ खाने को दो, और उसकी मम्मा वहां से लालच कर रही थी कि ये ले, और उसी के चक्कर में भागता भागता आया, और ये एकदम से जंप ही कर गया कि अब जो होगा देखी जाएगी। तो लाइक ये टाइप का आया था। फिर उसके बाद ये इसने जो है एकदम से इसने नोटिस किया कि है मैं उड़ रहा हूँ, तो फिर उसके बाद ये उड़ने लग पड़ा था, तो ये आ गया इसका आंसर। ये वाला आप पढ़ो। they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? ये तो इस इजी मैंने अभी देखो, सेम ही जो है मैं वैसे ये तो। चीज बोल रही हूँ वही चीज आ रही है हाँ, कि लाइक थ्रेटन भी किया था उसको कि तू उड़, मतलब धमकाया भी था कि तू उड़, बट वो नहीं उड़ रहा था, तो नहीं उड़ रहा था भाई, इज्जत पे अड़ा हुआ था अपनी। Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pair or groups. ये एक्चुअली मुझे लगता है होमवर्क दे देना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा था साइकिल चलाना। लाइक मैं बहुत अफ्रेड करती थी, मतलब जो पहले वो साइड पे वो हेल्पिंग व्हील्स नहीं लगे होते थे, मैं उससे चलाती थी। बट उसके बाद मेरे पापा ने जो है वो कटवा दिए साइड से कि नहीं अब तू ऐसे चलाएगी, तो मैं बहुत डरती थी कि मैं गिर जाऊंगी। बट नहीं, आपका ये कोई वाला भी हमने एक्सपीरियंस? किया हुआ है, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है कवर इसमें भी। इसमें भी किया होगा। मेरा ये वाला था कि मेरा भी साइकिल वाला ही था, मेरे हेल्पिंग व्हील ना पापा ने निकलवा दिए थे और मेरे को पीछे से धक्का दे रहे थे, तो उन्होंने बाद में छोड़ दिया, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को लगा पापा पीछे से धक्का दे रहे हैं। अच्छा, ये सेम चीज मेरे साथ भी पता हुई थी। नहीं, और आखिर में जाके मैं गिरी जब मेरे को पता चला। चलो ये ये भी हो गया। तो अब ये है, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट or and a foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given in answer to the previous question, was your success granted or was it is important for you to try, regardless of a possibility of failure? बहुत लंबा क्वेश्चन था, और इतने में तो बहुत आंसर अच्छा लिख भी देते है, हैं हम। अच्छा भी है क्वेश्चन वही। हाँ, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अरे, दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। हम्म, लाइक इसमें भी छोटा सा लिखना होगा ना कुछ। आप बताइए आंसर इसका। इधर हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो बर्ड का जो उड़ने का है वो काफी नेचुरल सीन है, और जो कंक्लूजन है कि उसको सक्सीड होना, मतलब कि उसको कोई निश्चय नहीं है कि वो उड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो सीधा एक बारी में उड़ान वाले, क्या पता वो नीचे गिर जाए पानी में, तो उसको सीगल को इसी बात का डर था। लेकिन इसमें ये एग्जाम्पल में हमें ये कहा है कि हमारा जो पिछले आंसर इस ये वाला क्वेश्चन हमने किया है एक्सपीरियंस वाला, तो हमारा इसमें भी सक्सेस गारंटेड नहीं था, किसी को नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन ये ट्राई करना जरूरी है, ट्राई नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम कर सकते हो कि नहीं। बस यही है इसमें। यस। तो या, तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम इनके एंड में, मैंने आपको जैसे बोला, एंड में हम इनके आंसर जो है डिस्कस कर लेंगे रीड करके कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, और उसके बाद हम की पॉइंट्स में इनको बता देंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स और की वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज करिएगा, दैट वाज जिससे आपका आंसर जो है और भी जो है अट्रैक्टिव लगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट नहीं, चैप्टर नेक्स्ट स्टोरी पे, यस पार्ट
पार्ट पे बढ़ते हैं, विच इज अ ब्लैक एरोप्लेन, वो भी मेरे को आता है। चलो चलो, शुरू करें। so yes, these are the questions, important questions of this chapter. So here we go. Very. I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? द रिस्क वही था कि पहले तो जब वो उसको था कि मैं अपना जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट जाके करूंगा अपने घर, बट जब जैसे वो एरोप्लेन में बैठा और जब तब तक सब कुछ सही चल रहा था, एकदम सिग्नल प्रॉपर था, वेदर एकदम क्लियर था, मतलब सब कुछ जो है प्लानली चल रहा था, एकदम अकॉर्डिंग टू द प्लान उसका चल रहा था। बट जैसे ही वो हवा में आया और एकदम से वो दिखता है वहां पे स्टॉर्म है, ब्लैक क्लाउड्स है, और वहां पे जो है थंडरिंग भी हो रही है, तो वो कहता है कि है अब मैं क्या करूं, और उसका सिग्नल भी टूट रहा था। तो उसको था कि नहीं, अब तो या तो मैं वापस जाऊंगा या तो मैं अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, और उसने जो है सेकंड ऑप्शन चूज किया विच इज इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो उसने कहा नाउ आई विल टेक दिस रिस्क, और वो चला गया। तो ये रिस्क था उसका कि वो स्टॉर्म के अंदर, जो क्लाउड के अंदर थे, वो चीज। ये भी ठीक है। यहाँ ये 2 मार्क्स का होगा ना? यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट आई गेस ये 5 मार्क्स है। 5 का? अच्छा। हाँ। 5 का, ओके। 5 का, ये तो 5 की होंगे। हाँ। अगला। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो आप बताओ इसका क्या एक्सपीरियंस था। तो नरेटर को शुरू शुरू में तो काफी ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट गोइंग, तो आखिर में उसने रिस्क ले ही लिया अंदर जाके, और वो स्टॉर्म में सीधा चला गया। तो उसे शुरू शुरू में कुछ फर्क नहीं लगा, पर बाद में जब उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने बंद कर दिए तो वो काफी घबरा गया था। काफी घबरा गया था कि अब वो कैसे जाएगा, क्या पता वो नीचे गिर जाए, उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन उधर एक मिरेकल आ जाता है। तो यस। उससे एक साइड में एक और प्लेन दिखता है, और उसका जो पायलट होता है वो उसको वेव करके कह रहा होता है कि उसे फॉलो करो। तो ये एंड मोमेंट डिसीजन था उसने, और आखिर में जाके जो नरेटर था उसने फॉलो कर लिया वो मिस्टीरियस प्लेन के पायलट को। तो वो पायलट ने आगे जाके उसे सेफ लैंडिंग करवा दी, उसको जो स्टॉर्म से उससे निकलवा दिया। तो ये इसका एक्सपीरियंस ऐसा था, उसका एक्सपीरियंस काफी वो था, कंफ्यूजिंग, मिराकुलस। हाँ, मिराकुलस, है ना। आगे जाके वो लैंड किया और उसने ढूंढने की कोशिश की मिस्टीरियस प्लेन के पायलट को और मिस्टीरियस प्लेन को। लेकिन उसको आखिर में जाके पता चला कि ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका सिर्फ अकेला प्लेन था यस। उस स्काई में, उस और टाइम उस पे। प्लेन का नेम था ब्लैक एरोप्लेन, और नरेटर के प्लेन का नेम था डकोटा 088 के 008। 08। ओके, 088। सो व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। नरेटर ये क्यों कहता है, ये पूछा है। तो उसको डेकोटा से वाज नॉट, क्योंकि उसको डर लग रहा था, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने ओके बंद कर ओके दिए थे ना ओके। डकोटा के, उसकी प्लेन के। तो वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं था कि वो अपने डकोटा से आगे चला गया, क्योंकि उसको पता है उसमें काफी रिस्क था। यस। So, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? Yes, the black aeroplane. When the narrator go to the control room, और जब उसने जाके वहां पे पूछा कि ऐसे कोई ब्लैक एरोप्लेन यहाँ पे लैंड हुआ है, तो जब वहां पे जो वुमेन थी इन द कंट्रोल सेंटर, शी वाज शॉक्ड कि क्या, ये तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लेन, तो किसके प्लेन की बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंजली वहां पे जो है एक्सपीरियंस हो गया था उस वुमेन के लिए और नरेटर के लिए। सो यस, दिस इज द क्वेश्चन आंसर। Now, fifth question है, why do you think has the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reason for your answer. बेसिकली मिस्टीरियस पायलट की बात की है, तो आपको क्या लगता है कौन होगा वो मिस्टीरियस प्लैनेट? तो हमें आखिर में जाके ये बोला था कि क्या पता वो जो नरेटर है उसकी खुद की कॉन्शियसनेस हो, तो उसने खुद को ही बचा लिया हो जबकि कोई था ही नहीं इधर। Yes. तो ये आपने खुद डिस्कस करना है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि Yes, ये this is your खुद का homework. आंसर है। See. So these are the questions. So let's move to our next chapter, which is Annie Frank. So here we go. अब मैंने वहाँ पे पहली स्लाइड नहीं हमने लगाई क्योंकि वो टाइम बहुत वेस्ट कर रही थी और हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। So that's why. So yes, these are the important questions. आप क्वेश्चन रीड कीजिए एंड आप ये आंसर दीजिए। ये वाला चैप्टर थोड़ा मेरा ही है, मेरे को अच्छी तरीके से नहीं आता, तो चलो शुरू करते हैं। Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? नहीं थी वो सही। What? आई थिंक शी इज राइट कि उसको लगता था कि कोई 13 ईयर ओल्ड के लड़की की बातें क्यों ही सुनेगा, लाइक उसको ये लगता था। बट एट दी एंड क्या होता है कि आज हम सभी उसके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं। काफी लोग जब हम इसकी स्टोरी को देखते हैं ध्यान से, जब
डीपली हम उसके अगर स्टोरी को स्टडी करें या पढ़ें तो हम कभी कभार इमोशनल भी फील करने लग पड़ते हैं। लाइक इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, तो उसमें भी काफी इमोशनल सीन्स हैं, तो लाइक दैट्स व्हाई तो काइंड ऑफ इंटरेस्टेड हुआ। या दिस इज इंटरेस्टिंग। हम इसमें आज देखो ये जो आंसर है ना, ये डिपेंड करता है आपके एक्सप्लेनेशन पर। आप जैसा सोच रहे हो आप उस टाइप के आंसर यहाँ पे लिखो। मैं यहाँ पे नहीं भी सोच रही हूँ, कभी मैं हाँ भी सोच रही हूँ, लाइक उस टाइप के। अगर इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम यहाँ पे यहाँ नहीं भी बोल सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स देखें तो हम यहाँ पे हाँ भी बोल सकते हैं। लाइक डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्लेनेशन एंड योर थिंकिंग। What language was the diary originally written in? In what way is Annie's diary different? बताओ लैंग्वेज। मैं गेस करती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या है। जर्मन। नहीं 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 नहीं, जेन। जेन नहीं, जर्मन टाइप नहीं है, मतलब इसकी तो मेरे को भी नहीं सही से पता, पर ये ज्यूइश गर्ल थी। हाँ तो Jewish। हाँ, तो उस टाइप से हम देखें। जेन बोल दिया मैंने। हाँ, इन वट वे द एनी डायरी डिफरेंट। एनी की डायरी डिफरेंट क्यों थी? क्योंकि एनी जिस टाइप से अपनी डायरी को देखती थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था, और जिस टाइप से उसने अपनी बातें भी लिखी हुई थी, तो इसलिए इसकी डायरी थोड़ी डिफरेंट। She was very mature for her age, हाँ, kind of। यस यस यस, दिस इज राइट। ये मैम ने जो बात की है ये आप आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज राइट कि शी वाज वेरी मैच्योर ऑफ हिज एज। क्वेश्चन। Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or outsider? दो मैं आंसर। तो एनी हर एक मेंबर, अपने हर फैमिली मेंबर का एक हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देती है, ताकि किटी को भी, किटी मतलब कि उसकी डायरी, उसने किटी अपनी डायरी का नाम रखा था, वो उसको क्लोजेस्ट फ्रेंड मानती थी, तो वो इनसाइडर हुआ, नॉट आउटसाइडर। वो उसको एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप मानती थी। तो वो, ये नहीं पता मुझे, ये बताइए। कौन सा वाला? Why does Annie need to give a brief sketch about a family? हाँ, क्योंकि उससे ब्रीफ स्केच इसलिए लिया क्योंकि किटी एकदम उसकी न्यू उसके पास आई थी, और कभी उसने जो है ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था डायरी को। उसके 13th बर्थडे पे उसके फादर ऑटो फ्रैंक ने उसको डायरी गिफ्ट की थी, तो उसके लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। जैसे ही उसने डायरी खोली तो उसने लिखा कि आई एम बिट नर्वस व्हाइल राइटिंग दिस, और मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, तो आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन तुम्हें कैसे दूं। बट ऐसे ऐसे करके फिर वो अपनी पूरी फैमिली की इंट्रोडक्शन देती है, फिर अपने बारे में बताती है। और एक बड़ी फेमस लाइन थी जो एनी कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो जो हेयरिंग पावर है, पेपर आपकी बातें आराम से सुन सकेगा बट इंसान नहीं सुनते हैं, एंड विच इज वेरी ट्रू। तो दिस इज द आंसर। और ये इनसाइडर थी, मैम ने सही कहा, दिस इज इनसाइडर, क्योंकि उसने अपना पूरा फैमिली का स्केच किया। वो अपने हर छोटे से छोटे थॉट को किटी को बताती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर मैं किसी और को बताऊंगी तो बाकी लोग मेरी जो है जेलस करेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस टाइप का था। यस, तो फोर्थ क्वेश्चन है, रीड करो आप। How does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing? What do these tell you about her? बताओ, आपको बताइए। हिंट दे दूं? फादर और ग्रैंड मदर साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट थी। क्यूपरस उसकी ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल थी, और कीजिंग उनके मैथ के टीचर थे। टीचर, ओके। तो एनी को तो मेरे को इतना याद है, मिस्टर कीसिंग से उसे कुछ अलग सा ही था लाइक उनका। उनके बीच में एक टसल रहती थी, आहो। और ग्रैंड मदर के साथ उसका इमोशनली कनेक्शन था, प्योर हार्टेड कनेक्शन था। क्यूपरस के साथ भी उनका प्योर हार्टेड कनेक्शन था, बट मिस्टर कीजिंग के साथ उनकी पहले बहुत टसल रही है, बिकॉज ये उनके लेक्चर्स में बातें करती रहती थी और कीजिंग उनको पनिशमेंट देता रहता था। बट ये याद है, चैटर बॉक्स करके पैराग्राफ। चैटर बॉक्स एंड एनकरेजेबल चैटर बॉक्स एंड क्वैक क्वैक मिस्टर चैटर। तो ये सब था। तो जब उसने लास्ट में क्वैक वाला लिखा था तो उसने पोइट्री फॉर्म में लिखा था, जिसको पढ़ने के बाद जो है मिस्टर कीजिंग का जो आप कह सकते हो बर्ताव था उसके प्रति चेंज हो गया, और उसके बाद से इन दोनों के बीच में जो टसल होती थी वो भी खत्म हो गई। और फादर के साथ भी उसका कनेक्शन बहुत अच्छा था, ग्रैंड मदर के साथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लाइक छोटे होते से उसकी ग्रैंड मदर उसको पालते हुए आ रही थी, क्योंकि उसकी मदर और फादर तो शिफ्ट हो गए थे, और फिर जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी तो उसको शिफ्ट होना पड़ा। और जब वो शिफ्ट होने लगी तो मिसेस क्यूपर्स विच इज हर ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल, उन दोनों के बीच में भी कुछ इमोशनल जो है सीन हुए थे। आपको पता ही है वो सीन कैसे हुए थे, तो वो चीज है। गंदे सीन नहीं, अच्छे सीन। ये वाला मुझे नहीं आता, ये आप ही बताइए। What does Annie write in her first essay? फर्स्ट essay में वो चैटर बॉक्स वाला जो था,
कि उसमें वो अपनी पूरी जितनी भी गाथा है वो सारी लिख देती है कि मैं इतना इसलिए बोलती हूँ कि मेरे मम्मा की जीन्स मेरे अंदर है, मेरे मम्मा भी बहुत बोलते हैं, लाइक उस चीज का सब कुछ उसने लिख दिया था। तो मतलब उसने काफी बड़ा पैराग्राफ और ऐसे क्या आप कह सकते हो लिख दिया। सिक्स क्वेश्चन, इसमें से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल और हाउ? Yes, Mr. Keesing is predictable, sorry, unpredictable because to her he was very kind of annoying. annoying strict teacher which she doesn't like, क्योंकि जब पहला दिन था स्कूल का तो उसको पहले दिन से ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मिस्टर कीजिंग पढ़ाते रहेंगे, तो इसीलिए उसको उनकी लेक्चर में ध्यान नहीं रहता था और बातें करने लग जाती थी। तो ये मिस्टर कीजिंग इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीचर। वो उसको बार बार कोई ऐसे दे रहे हैं, कभी कोई ऐसे दे रहे हैं, लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीचर ही वाज। तो यहाँ दीज आर द क्वेश्चंस, आई होप ये आपको क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं हिंट से नहीं आपको समझ आ रहे होंगे। और मुझे तो लगता है जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं इन सबको आते ही होंगे, आई गेस, है ना? काफी कुछ लेक्चर में कवर हो चुका है। यस, मैनी क्वेश्चन आर कवर्ड। क्योंकि देखिए अगर ये वाले क्वेश्चन में देखूं तो मैंने इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे मेरे लेक्चर में करवा दिए हुए हैं, और गुरसेफ मैम से तो काफी सेम ही क्वेश्चन उठ के यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देख भी सकते हो कि कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स की बजाय 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स की बजाय 3 मार्क्स में ऐसे हमें देखे देखे गए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लो, आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और लेंथ वेज चेक कर लेना, अगर 3 मार्क्स का है तो ज्यादा लंबा मत लिखाना, 70 to 80 वर्ड्स का लिख देना। आपको ना हम वो दे देते हैं कि लाइक कितने लिखना होता है वर्ड्स में, लाइक 2 मार्क्स का हम लिखते होते हैं 30 to 40 वर्ड्स। यस, और 3 मार्क्स का हम लिखते होते हैं 70 to 80 वर्ड्स, एंड 5 मार्क्स का हम सभी को ही पता है कि 100 to 120 वर्ड्स। तो हम इतने में लिखते होते हैं, तो आप लोग भी इतने पे लिख लेना। तो ये अब हम लास्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का नाम कूर्ग, बेकर ऑफ गोवा एंड टी फ्रॉम असम। एंड दिस इज द चैप्टर, मतलब ये पार्ट्स हैं एक चैप्टर के, विच इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो उस चैप्टर के हैं और मैंने आपको करवाए भी हैं ये, तो हम देखते हैं। वेयर इज कूर्ग? ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया था कि सेटिंग में पूछ लेते होते हैं। तो आपने लिख देना है कूर्ग कहाँ पर है, तो मंगलूर और मैसूर के बीच में है कूर्ग, ठीक है। कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग, आपने लिख देना है। और कूर्ग अगर यहाँ पे वेयर इज कूर्ग लिखा है, अगर बोलते हैं वाई कूर्ग इज फेमस, मतलब कोई क्या एलिमेंट्स है कि कूर्ग फेमस है जिसके लिए, तो आपने लिख देना है ग्रीनरी के लिए, टूरिज्म के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आपने ये सब वेदर के लिए। हम बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखो वाटरफॉल्स है, लाइक दिस टाइप, ये सब कुछ चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज आ जाएगी। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोदावोस पीपल्स? इजी है ये, बताओ। नहीं बता, मेरे को नहीं आता भाई, नाम से पूछिए। ये वो अलेक्जेंडर की जब वो यहाँ पे आके रहने लग पड़े थे, तो उनकी सारा कथाएं चल रही थी कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे आई तो वो लोग यहीं पे रहने लग पड़े और उन्होंने लोकल्स से जो है शादी कर ली, और उसके बाद जो उनके निकले हैं स्पीशीज वगैरह सभी, वो कुदावूस ही है। और ये हमें स्टोरी इनकी ये भी है, और अगर हमें आ जाए कि हमें पता कैसे लगता है कि वो दाबूस हैं, तो उनके जो है वो जो कोट पहनते हैं और अपने पास जो गन रखते हैं उससे हमें पता लगता है। और काफी रिचुअल्स भी उनके अरबिक से मिलते हैं, ग्रीक नहीं अरबिक। नाउ कूर्ग वाला हमारा हो गया खत्म, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है इसलिए दो दो क्वेश्चन है इसमें। ये मेरे को लगता है 2 मार्क का क्वेश्चन होगा और ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो अब बेकर फ्रॉम गोवा, अब इसका तो आपको आता होगा, ये तो इजी था। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा, हाउ डू यू थिंक दिस? तो जो ब्रेड है वो एक इनका ट्रेडिशनल पार्ट है गोवा में। तो उधर क्या बनते थे, बोलियंस, क्या नाम था? लोव्स ऑफ ब्रेड होती थी और बैंगल ब्रेड। अच्छा, बेंगल ब्रेड, उनके नाम भी होते थे कुछ, में मुझे कोई याद नहीं है। नहीं, ये होते थे लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे और एक मैंगो ब्रेड। ओके, ये दो नाम थे जो मैम ने पूछे, ये होते थे, मेरे को याद अभी भी नहीं हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट थी क्योंकि ये हर ओकेजन में खाते थे, जैसे क्या कहते हैं, वेडिंग्स होगी, और भी काफी सेरेमनीज, मुंडन जैसे मैंने बोला था मुंडन हो गया, कुछ और सेरेमनी हो गई, लाइक उस पे होता था कि उस पे लोग खाते थे। तो यही था जो मैम ने अभी बोला। और वटा, वट लिखना था, वटा लिखा गया। What does a jackfruit like appearance means? ये भी मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है, जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस पूछ लेते होते हैं, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसका आंसर।
तो इसका आंसर यही है कि जो अपने बेकर्स होते थे वो थोड़े जो है खाते पीते घर के मोटू मोटू से होते थे, क्योंकि वो बहुत ओह वेल्दी होते थे। वहां पे जो है बेकर्स का जो प्रोफेशन है बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी जैकफ्रूट लाइक फिजिक बोला गया, क्योंकि वो मोटे मोटे से होते थे। वो खुद की ब्रेड सिखा देते थे, इसलिए मोटे थे वो। ये भी लिख देना, ये ऐसे में है नहीं एक्चुअली में। सी फ्रॉम असम। सब 2 क्वेश्चंस हैं, ये कितने मार्क्स के बताएं? ये आपके 2 मार्क्स का, ये आपके 5 मार्क्स का। ओके, तो अगला क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। व्हाट इज द चाइनीज चाइनीज लेजेंड रिगार्डिंग टी? मेरे ख्याल से इसके बारे में एक स्टोरी टाइप थी, फोक टेल टाइप ऑफ। तो इसमें ये था कि पानी मिला, पानी गर्म कर रहा था, बीच में एक पत्ती चाय। सी आके गिर गई थी, हाँ, बस और चाय जब गिर उसने गई वो पिया था तो उसको तो टेस्ट टेस्ट अच्छा, अच्छा लगा। तो उसके बाद से चाय का ओरिजिन मार्क्स हो गया था, तो ये वो था। ये 2 मार्क्स का होगा ना? या दिस इज, ये आई थिंक 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि उन्होंने लेजेंड पूछे तो उसकी स्टोरी है ना वो लंबी है, ओके। और एक वो भी थी तो जिससे। दूसरा वो बौद्धि धर्मा करके था वो हाँ, एक, वो वाली। उसके उसकी तो मैंने इनको बोला बहुत ही घटिया सी स्टोरी थी, कि लाइक कोई अपना आईलिड काट के फेंक देगा और उसके बाद से वो चाय उगने लग पड़ेगी वहां भाई पे। साहब, ये सबसे फेक स्टोरी मैंने सुनी है अब तक। हाँ, मैंने भी सबसे फेक स्टोरी थी ये, बाकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट यार हमें जो लगता है हमने बोल दिया। हर किसी की अपनी अपनी जो है होती है। चलो ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। वेयर वाज रिच, क्या लिखा है? राजवीर, राजवीर। आर पे और पे और। वेयर वाज राजवीर गोइंग एंड व्हाई? सो राजवीर वो गोइंग टू असम यस, विद हिज फ्रेंड, कौन क्या? प्रांजल। प्रांजल। वो जा रहे थे अपनी समर हॉलीडेज मनाने यस, असम में, और उधर की कल्चर जानने के लिए टी। हाँ, क्योंकि प्रांजल तो वहीं से बिलोंग करता था आसाम से, बट राजवीर के लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड व्हाइल प्रांजल वाज रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक व्हिच इज बहुत बोरिंग बुक एवर। तो वो होती। और राजवीर 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 बाहर देख रहा था फील्ड्स को। यस, टी की। और वहां पे हम एक छोटा सा जो है डाटा भी देखते हैं कि वो प्रांजल को बताता है कि तुम्हें पता है, मैं इनको बता देती हूँ, आई एम राजवीर एंड शी इज प्रांजल, तो है। मैं इनको बता रही हूँ कि आपको पता है हमारे देश में रोज 80 करोड़ कप कंज्यूम होते हैं चाय के। ओह वाओ। चाय के 80 करोड़ कप जो है हम पीते हैं रोज, लाइक सीरियसली इतना ज्यादा। और ये हम अपने घर पे देख भी सकते हैं, हमारे घर पे बनती रहती है चाय, 3 4 बार हमारे घर पे बन जाती है, बाहर की तो बात ही क्या हमारे करें। यहाँ भी तो यस, तो यही दीज आर था। दी क्वेश्चन। सो अब हम एक काम करते हैं, अब इनके आंसर्स पर बढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर्स आपको रीड करके बता देते हैं और आपको भी पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो हियर वी गो। ओके, सो माय लवली स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे गुरसिम मैम कहाँ गए। एक्चुअली अब हम क्या करने लगे हैं, गुरसिम मैम वो खड़े हुए हैं, एक बार हाई कर दो मैम। हाय। तो हम अभी क्या करने लगे हैं कि जो हम क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको करवाए हैं, तो जिस दिन ने आपको चैप्टर करवाए हुए हैं हम पहले ये फटाफट पढ़ लेंगे, क्योंकि हम दोनों जब खड़े होते हैं तो दिख ही रहा होता है कि हम क्या करवा रहे हैं। तो इसलिए टर्न बाई टर्न वो आते रहेंगे और मैं भी करवाती रहूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट अब हम देख लेते हैं। लेंचो वॉज अ सिंपल मैन with nice faith in God. He was hard working farmer. यहाँ पे आप लिख सकते हैं he was diligent farmer. Diligent का मतलब भी hard working ही होता है। He worked as an ox on his field. Lancho's entire crop were badly destroyed by the hailstorm, so he became very sad as he was worried about his family. He was optimistic person, although his only source of living was taken away. टेकन अवे कैसे, उसके क्रॉप जो है खराब हो गई थी इसीलिए, ऑबलरेटेड हो गई थी इसीलिए। But he didn't lose hope. He had his last hope in God. He was confident that God would help him in his distress. लैंचो है ना, लैंचो ही लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंचियो। Lancho was an atheistic, atheistic who didn't know that there was no such living as God who could send him money. He had blind faith in God and sought solution of his problem from God only. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, जहाँ पे हमने जो है लैंचो के बारे में कैरेक्टर स्केच लिखा था। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड, विच इज था आपको जो है 80 to 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे वही मैंने जो कहा, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे मैम ने कहा आयरनी ऑफ ह्यूमैनिटी, आयरनी ऑफ व्हाट, आयरनी ऑफ फार्मर, या जैसे उन्होंने लिखा हुआ था एग्जिस्टेंस स्टिल एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, ये भी आप लिख सकते हो।
After reading a letter to God, our faith in humanity still was strong. We learn from the story that there still are people who help others without any self-interest. The postmaster and the post office employees lay an example for everyone of us to be kind through. They all laughed at the letter. They were really mo- they were really moved by the grip of faith of Lencho had in God. The way they are decided to help the stranger in his hard time restored faith in the existence of humanity and motivates us to a noble and kind person. वही चीज जो हमने अभी आपको देखा कि ये ऐसे करके उन्होंने कैसे उसकी हेल्प की और वहां पे देखा तो ये चीज हो गई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं so let's come to the third answer of this chapter. Lencho called the post office employees a bunch of crooks as he thought that they had stolen his money sent by God. He was not correct in his assessment of the employees. It showed that he had a negative attitude towards mankind. He was not a fair judge of man's nature. अब जो मैंने चीज आपको इतना बोल्ड कर करके बोली है ये कीवर्ड्स हैं इसको कर लेना Fourth का आंसर Lencho had deep faith in God या naive faith मतलब innocent like faith in God and hence wrote a letter to God asking for 100 pesos help. But when he received 70 pesos instead of 100, he was angry. He wrote another letter to God asking him to send the rest of the money, but not through the post office employees as they were a bunch of crooks. Fifth answer, Lencho was a farmer. His house was the only one in the valley. It was situated on the top of the low hill, overlooking the valley. From his height, he could see the river. He could also see his field of ripe corn, dotted with flowers. The flowers always promised a door, ये क्या है? Door harvest. So yes. अच्छा मेरी बात सुनो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था मैं भूली नहीं हूँ बट मैंने आपको फिर भी करवा दिया कॉज आपको पता लग जाए कि लिखना कैसे है किस वे में लिखना है ठीक है अब सेकंड चैप्टर आपको गुस्से मैम करवा रहे होंगे ओके सो अब मैं आ गई हूँ वापस अब नित्या मैम पीछे खड़े हैं हेलो तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर 2 के साथ नेल्सन मंडेला तो ये है हमारे क्वेश्चन के आंसर्स तो रीड करते हैं Mandela always thought that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. The oppressor is a prisoner of hatred, while the oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be liberated. ठीक है ये हमारे फर्स्ट का आंसर था अब हम सेकंड पढ़ते हैं मैंने ऊपर यही बताया था नित्या मैम ने भी यही डिस्कस किया था तो आगे हम पढ़ते हैं सेकंड में Mandela emphasized liberating all the people from poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination in his swearing in ceremony. तो इसने यही कहा था कि वो आगे पॉवर्टी नहीं रहने देगा कोई सफरिंग नहीं रहने देगा कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहने देगा आगे थर्ड क्वेश्चन Nelson Mandela did a lifelong struggle against racial discrimination in South Africa. He had to pass many years of his life as a prisoner in jail. At last, the first democratic elections were held in South Africa. His party was won 252 seats out of 400 and he became the first black president of South Africa. तो उसने काफी स्ट्रगल की थी अपनी जिंदगी में अगले प्रिजनर बन मतलब कि उसकी जर्नी काफी लंबी ही स्ट्रगल से भरी थी जब वो प्रिजनर था और जब वो प्रेसिडेंट बन गया फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अगला क्वेश्चन ये फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है रीड करते हैं everybody whether human or other creatures freely want to live free as freedom is natural to all living beings. The value of freedom is better known to that human being who has not tasted it till he gets it. A person who is chained with the limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else. For instance, means example दे रहे हैं वो जो value of freedom is known for is known better for Nelson Mandela who remained behind the bars most of his life. Think about a bird or animal which is caged as they have habit
of living with full freedom. But in the cage, they are not free, and their conditions are very fightable. Fightable means काफी छोटे छोटे, मतलब कि वो ज्यादा कर नहीं सकते freely. Similarly, life becomes hell if we are deprived of freedom. There is no growth of civilization as it grows only when one has freedom. Similarly, humanism grows in the atmosphere of freedom. ठीक है, यही था इसमें कि कैसे फ्रीडम के अंदर हर एक क्रिएचर बढ़ता है. कोई केज में रहेगा तो उसमें काफी सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा, तो यही इसमें एक्सप्लेन किया है. अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. ओके, अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर का, शुरू करते हैं रीडिंग. ऑन द डे ऑफ इनऑगरेशन सेरेमनी द स्पीकर्स माइंड वेंट बैक टू हिस्ट्री. जो नेल्सन मंडेला था वो पीछे अपनी हिस्ट्री याद कर रहा था कि कैसे उसका पूरा स्ट्रगल रहा अपनी जिंदगी का. So he remembered the first decade when the whites ruled over South Africa and they made discriminated against the blacks. They built a system of racial discrimination against the blacks. Their behavior was full of cruelty. They meted out inhuman treats to the blacks. Their behavior was full of cruelty. Okay, मैंने repeat कर दिया यहाँ पे थे. But now in the last decade of the century, this cruel system was overturned. मतलब कि system change हो गया. Now a new system replaced it. It was the first democratic government of South Africa. Okay, first democratic government बनी थी South Africa जिसमें कोई discrimination नहीं होगा. Now there will be no discrimination on the basis of color. That is why on the day of the inauguration ceremony, he was overwhelmed with sense of history. तो जब वो freedom उसे मिलती है, जब वो आखिर में जाके गवर्नमेंट बनाता है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जिसमें कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कलर के बेसिस पे, तो तब उसे ओवरवेलम हो जाता है वो सेंस ऑफ हिस्ट्री से कि काफी कुछ हो चुका है और आखिर में जाके जो उसने करना था वो कर पाया है, तो वो काफी खुश था. तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है. अब हम अपना अगला करते हैं, ठीक है. ओके, अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं. टू स्टोरीज अबाउट नाइन जिसके टू पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं रीडिंग करने का आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द यंग सीगल was certain that his wings would not support him when he tried to fly. He feared that he would fall down into the sea. In fact, it is the case with all young birds. They are afraid to make their first flight. Some birds can be more timid than others, but the fear is there in all young ones. It is the mother who helps the young one to overcome this fear. The young baby too finds it a challenge to take its first steps. It has to be supported and encouraged by the elders. It falls down many a time while taking its first steps, but ultimately through constant effort and encouragement, it overcomes its initial fears. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था. अब हम अगले पे चलते हैं, सेकंड पे. हंगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर अमंग ऑल लिविंग थिंग्स. हंगर एक मोटिवेटिंग फैक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जब यंग सीगल उड़ने को तैयार नहीं था तो भूख के कारण उसे उड़ना पड़ा because he was really hungry. A hungry bird or human being can take any risk to have food. Hunger maddens an individual. Madden means पागल कर देता है. Then, without caring for the consequences, the individual becomes prepared to take the most dangerous plunge. The same thing happens with the young seagull. He sees his mother with a piece of fish in her beak. Maddened by hunger, he dives at her for the fish. The mother at once moves away. The young seagull falls downward into space. He cries in fear, but then he spreads his wing outwards, flaps them and begins to fly. All his fear is gone now. तो आगे वो क्या करता है, जब उसे भूख के कारण वो पागल हो जाता है तो वो उसके ऊपर एकदम झपट्टा सा मार देता है, डाइव करता है, और जब वो झपट्टा मारता है वो एकदम नीचे गिर जाता है. नीचे पानी सी था उधर, वहां पे वो गिर जाता है लेकिन रोने लग जाता है, लेकिन उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट किया जिसके कारण वो उड़ पाया और उसका डर खत्म हो गया. तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अपने अगले क्वेश्चन पे आगे है तो रीड करते हैं फिर से आंसर्स. तो थर्ड का आंसर है द सीगल्स मदर एंड फादर वांटेड हिम टू फ्लाई फ्रॉम हिज ledge एंड कम टू द plateau.
तो उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो प्लेट्यू से उड़ के उनके पास आए प्लेट्यू में। ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड ऑलरेडी सेटल्ड देयर, तो सारे बाकी फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी थे, उसके भाई बहन सब उधर थे। अच्छा ये चल रहा है। ओके, ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली हैड ऑलरेडी सेटल्ड देयर, वो मतलब कि ऑलरेडी उधर ही थे। तो दे केम टू हिम अगेन एंड कैजुअल हिम, मतलब कि उसको काइंड ऑफ पुश किया कि आजा तू भी उड़, टू फ्लाई अवे अलोंग विद देम, बट द यंग सीगल वाज टू टिमिड टू फ्लाई, वो काफी डरा हुआ था उड़ने के लिए। फिर नाउ द फादर एंड द मदर adopted another method to goad him out to fly, मतलब कि उसको उड़ाने के लिए उन्होंने एक अलग सा मेथड चूज किया। They indicated to him through their gestures that he would die of hunger if he kept sitting on his ledge. They caught fish from the sea and enjoyed it in front of the young seagull. On seeing them eat, the young seagull became terribly restless. He hunger maddened him so much that he was forced to take the plunge. He spread out his wings and he started falling downwards. Soon he began to fly. By flapping his wings, all fear left him. तो जब उसको डर लगा तो बेसिकली सेम ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। जब उसे डर लगा तो उसके जो विंग्स थे उसने उसे सपोर्ट किया और वो उड़ने लग गया और उसका सारा डर खत्म हो गया। ठीक है, सेम ही था, बस कैसे मेथड उन्होंने यूज किया, उन्होंने क्या किया, उसको जेस्चर किया कि अगर वो उधर ही रहा तो वो मर जाएगा हंगर भूख के कारण। फिर उसके बाद वो फिश ले आया और उसके पास उसको लालच लिया, जिसके कारण उसने डाइव ली और उड़ गया वो। अगला फोर्थ का आंसर, आई यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ स्विमिंग, ये हमने एग्जांपल था खुद करने को कहा था, है ना। ये वाला वो वाला क्वेश्चन है, ये खुद करना है, अपने खुद का एग्जांपल लिखना है। तो हम अगले पे चलते हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ का आंसर भी आ चुका है, तो आंसर रीड करते हैं मेरे से। Success can never be guaranteed, and without putting in effort, success can't even be imagined. It is only through efforts that the possibility of success arises. Sometimes even our efforts don't produce that desired or expected result. Thus, success can never be taken as a foregone conclusion, as in the case of a bird flying. Some development or successes are just matter of natural processes. For example, the young one of a bird will learn to fly, and young one of a horse will learn to walk, run, and gallop. Gallop kind of means jump. But in the case of most human achievements, it is only the efforts that count and bring about the success. Without putting in any effort, no success is ever possible. यही है कि कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है अगर आप उसमें एफर्ट्स नहीं डालते। ठीक है, यही लिखा है इसमें और एग्जाम्पल दिए हमें, एक हमें दिया बर्ड का और एक दिया हॉर्स का। और अगर इंसान को भी अगर कुछ सक्सेस चाहिए, कोई अचीवमेंट चाहिए, तो वो अपनी अचीवमेंट के थ्रू ही सक्सेस आगे बढ़ा सकता है, उसके बिना कोई काम किए सक्सेस पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं जो कि होगा हमारा ब्लैक एरोप्लेन का। ओके, अगला हमारा ब्लैक एरोप्लेन के आंसर आ गया, हम इन्हें भी रीड करते हैं। तो पहले का आंसर है, there were storm clouds and it was risky to fly through them, but the narrator decided to take the risk. He was anxious to get home and have breakfast with the family. बेसिकली यही है कि नरेटर जब अपने जा रहा था उससे क्या ले रिस्क लिया था, ये उसका आंसर है। अगला रीड करते हैं। As the narrator flew his Dakota into the storm, it became suddenly dark inside. The narrator could see nothing outside his plane. His aeroplane jumped and twisted in the air. His compass, radio, and all other instruments were suddenly dead. He didn't know which way he was going. जब वो अंदर प्लेन में चला गया था, वो स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर था, तब सब कुछ ब्लैक हो गया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए, तो वो काफी एंक्शियस हो गया, तो उसको पता नहीं था वो कौन सी जगह जा रहा है। अगला थर्ड का आंसर, द नेरेटर हैड लैंडेड सेफली आफ्टर अ हॉरिबल एक्सपीरियंस इन द storm clouds. He was happy when he landed, walked away from his old Dakota. जब narrator सेफली लैंड करता था, उसका एक्सपीरियंस काफी बुरा था, तो उसको बस जल्दी पड़ी थी कि वो बाहर निकले और अपने डकोटा से बाहर निकले, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर चुके। तो ये काफी एक टाइप का मिरेकल है। अगला फोर्थ आंसर भी करते हैं। The narrator asked the woman in the control center where the other pilot was, who had landed there.
But the woman looked at the narrator with surprise and said that no other aeroplane were flying that night. His was the only one she could see on the radar. तो इस बात से वो एकदम सरप्राइज था क्योंकि उसको किसी दूसरे मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन ने मदद की है, तो वो काफी सरप्राइज था जब ये बताया गया कि और कोई प्लेन नहीं था उस रात को, सिर्फ इसका प्लेन था रेडर में अवेलेबल। अगला फिफ्थ का आंसर, इट वाज some supernatural agency that helped the narrator to reach his destination safely. There can be no logical answer to the mystery of his flight in the storm clouds, or it could be just the pilot's own hallucination मतलब कि वो खुद ही सोच रहा था कि ऐसा होगा। और इसके साथ हमारा ये भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट कराएंगे नित्या मैम, ठीक है। So yes, my lovely students, let's come to this question. चलिए ये अब हम करते हैं एनी फ्रैंक वाला from the diary of Annie Frank. The first question is, yes, no, she has been proved very wrong. The world is wonderstruck over the musing of that 13-year-old girl. तो यस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमसे पूछा गया था कि क्या उसने जो कह रही है ये लाइक कोई मेरी बातें क्यों ही सुनेगा, क्या वो सही कह रही थी गलत की, वो गलत थी, शी प्रूव्ड वेरी रॉन्ग। वो उसकी बातें आज कितने सारे जो देशों में जो है अलग अलग उसकी बुक्स अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेजेस में छपती है, प्रिंट होती है। सेकेंड आंसर, द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन बाय द डच लैंग्वेज. Annie's diary is different in the sense that it is highly mature work that shows a deep insight into the human mind. ये डच लैंग्वेज में लिखी गई है और ये डीपली लिखी हुई है। Annie thought that nobody would be able to understand her musing if she started straight away with them. That is why she thought it is necessary to give a brief sketch of her family. He doesn't treat Kitty as an outsider but a very close insider with whom she can share his inmost feeling. ये समझ आया आपको कि वो इंसाइडर फील करती थी, और हाँ उसने सीधा स्ट्रेट अवे नहीं उसको दिया क्योंकि वो थोड़ा ऑड भी हो जाता और उसको थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी। Annie had a loving father and a grandmother. She loved them but somehow could not share her inmost feeling with them. Mr. Cupras, Mrs. Cupras was the headmistress of the nursery school where Annie studied. Headmistress भी लिख सकते हो, principal भी लिख सकते हो, ठीक है। She loved Annie like her own daughter. Only Mr. Keating was strict to Annie because he thought she talked too much in the class. However, at heart he was a nice person. बहुत बड़ी बात आ गई है, at heart. मिस्टर कीजिंग दिल से अच्छे पर्सन थे। Annie's analysis of various characters show that even at the young age she was a good judge of human character. ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया? Now let's move to the next slide. Yes. So yes, this is the slide. In her first essay, Annie writes that talking is the student's trait. She also writes that the talking is an inherited trait of hers because her mother too talked as much as she does. वही चीज जेनेटिक्स वाली चीज आ गई। Sixth answer, Mrs. Keesing, Mr. Keesing, sorry, Mr. Keesing is unpredictable. He is known to be very strict disciplinarian, but he is so amused by Annie's form that he also talked in his class and never punishes her again. ये वही चीज आ गई कि जब लास्ट में सिर्फ क्रैकअप वाली जो लिखी उसके बाद से उनका जो नेचर चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ते हैं हम। A baker from Goa. Yes, bread is a deeply ingrained part of Goan culture, tradition. We know this because of Ionic traditional baker or padder padder आएगा, border नहीं आएगा, who still delivers fresh wood-fired loaves daily. Bread is essential for Goan meals like curries and vindaloo.
Furthermore, Goan celebration or festivals are, are considered incomplete without specific bread. For instance, sweet bread bowl and are required for marriages, and mothers traditionally prepared sandwiches using these loaves for their daughters' engagement. Sandwiches भी बनते थे. A jackfruit-like appearance means having a plump and round physique. In the chapter Baker from Goa, the author uses this metaphor to describe the short, well-fed body shape of traditional bakers because baking was a highly profitable and lucrative profession in Goa. These bakers are one second. These bakers and their families were never starved. Starved मतलब भूखा रहना. Their prosperous livelihood and simple ample access to food naturally resulted in their hearty, hearty, robust and well-nourished appearance. Okay, next slide. Yes, Coorg. Coorg, या Kodagu, is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. It is often referred to as the land of rolling hills and a piece of heaven that must have different mo- from the kingdom of God. सेकेंड आंसर. ये वही चीज थी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनके बीच में था. ये मैंने आपको सेटिंग में बताया होगा. सेकेंड. अरे वो था भी. हाँ. The story of Kodavu, Kurgis people, featured in the Glimpses of India chapter in class 10th English syllabus, is that they are either Greek or Arabic descent. According to legend, a section of Alexander the greatest army moved south along the coast and settled in the Coorg region. When their when their return became impossible, where their return became impossible, they married among the local people, passing down their traditions, which is why their martial tradition, marriage, ritual, and religious rites differ significantly from the Hindu mainstream. Evidence of their Arab origin. The Kodavus traditionally wear a long black coat with an embroidered waist belt known as kupiya. वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या पहनते थे? कुपिया पहनते थे अपने वेस्ट पर. दिस गारमेंट क्लोजली रिसेंबल्स द कुफिया worn by Arabs and the Kurds. ये कुफिया से गारमेंट काफी मैच करता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. यस, टी फ्रॉम असम. फर्स्ट चाइनीज स्टोरी आ जाती है. देयर वॉज अ चाइनीज स्टोरी अबाउट टी. It was said that there was a Chinese emperor. He always drank boiled water. Once, while boiling the water, same leaves of the burning twigs fell into the pot. The boiled water gave a delicious flavor. They were tea leaves. और इसके बाद से टी लीव्स का ओरिजिन मिला. Rajveer was going to Pranjal's house in Assam. Pranjal has invited him to spend the summer vacation with him at his house. Moreover, Rajveer was interested to know about the tea gardens in Assam, so he was going to Assam. ये सेम, ये जो लाइन है लास्ट वाली, सेम गुरसत मैम ने बोली थी और ये सेम लाइन यहाँ पे लिखी भी हुई है कि प्रांजल जो था बहुत इंटरेस्टेड था टी गार्डन वगैरह को देखने के लिए, इसीलिए वो वहां गया. तो या दैट्स इट. ओके, सो फाइनली हमारा अब खत्म हो गया ये. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अब आखिर में बोल दीजिए. या इनफिनिट माइंड मिशन शिक्षा सीखो बढ़ो जीतो विद अस. एंड आज हमारी नो और नो, डू यू नो और इट इज नो. तो इसकी हमारी जो टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 आज होता है फिनिश. वी होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा. तो वी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय बाय.